द नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज इज डेट रेशियोज। डेट से ही आइडिया हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं इसमें जो हमने लोन लिया हुआ होता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो क्यों बात कर रहे हैं उसकी भी कुछ वजूहात होती हैं। एक कंपनी जब भी डेट्स लेती है, लोन लेती है ना, तो एक मार्केट में ना एक साइन जाता है, इंडिकेशन जाती है उस चीज़ की। देखो, जब भी आप लोन लेते हो एज अ कंपनी, तो लोन लेने के बाद आपको पता है ना कि वी हैव टू पे इंटरेस्ट एट एवरी कॉस्ट, यानी कि आपके पास दो तरह के सोर्सेज हैं, एक है डेट और एक है इक्विटी। अगर आपने डेट से फंड्स रेजिंग की तो आपको डेट होल्डर्स को उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने स्टॉक्स इशू किए तो आपको कोई डिविडेंड देना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड देना इस मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, देयर इज़ नो कंपल्शन अबाउट दैट कि जी आपको डिविडेंड देना ही देना है, इतने परसेंट ही देना है। नो, अगर प्रॉफिट हुआ तो दे दो, नहीं हुआ तो ना दो। प्रॉफिट कम है तो कम परसेंटेज से दे दो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड एज वेल। जबकि बॉन्ड्स या डेट से केस के अंदर प्री डिटर्मिन्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको कोई ना कोई रिटर्न या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कंपनी की जो डेट रेशियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डिसाइड करने के लिए कंपनी की करंट स्टैंडिंग क्या है। तो उसके अंदर पहली रेशियो आती है जी डेट रेशियो। डेट रेशियो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टोटल लाइबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट्स। ठीक है, अब लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का आपस में कंपैरिजन है। इससे हम ये जान पाते हैं कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू डेट्स। एसेट्स क्या है? आपके रिसोर्सेज है ना, मतलब मैंने एसेट्स चाहिए, मुझे फंड्स कहाँ से आएंगे? या तो डेट है या इक्विटी है। तो यहाँ से मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे जो एसेट्स हैं वो मैंने कितने एसेट्स मेरे लाइबिलिटीज़ से क्रिएट हुए हुए हैं। अब ये लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं? इसके अंदर कोई स्टॉक होल्डर्स इक्विटी शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं? करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ का मतलब है करंट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। हम देखना चाह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उसकी मदद से हमने कितने एसेट्स को बाय किया हुआ है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड से कितने एसेट्स को बाय किया हुआ है। इसका आंसर भी अगेन परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। तो हमें ये बेसिकली सिर्फ यहाँ से एक नॉलेज मिल रहा होता है कि हमारे जो एसेट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग कैसे हुई हुई है। अगर इसका आंसर लेट से 2% आता है, इसका मतलब है कि आपके डेट्स जो है ना वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। आपने स्टॉक से शेयर्स की जो पैसे रिसीव किए हैं आपने उसकी मदद से अपने एसेट्स परचेज़ किए होंगे। तो यहाँ सिर्फ हमें ये आइडिया आ रहा है कि हमने अपने डेट्स कितने लिए हुए हैं और उनकी मदद से हमने कितने एसेट्स को बाय किया हुआ है। मैं दोबारा इस पे आती हूँ कि जी इसका जो डेट्स है वो इसका मतलब एक्चुअली इम्प्लीकेशन क्या होती है कि अगर हमने बाय कर लिया या नहीं किया हुआ। इसके बाद जो रेशो है वो है डेट एक्विटी रेशो। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है in terms of analysis, in terms of opinions, in terms of expert opinions। तो अक्सर औकात फाइनेंशियल मैनेजर्स इस पर रिलाई भी कर रहे होते हैं। डेट एक्विटी है, नाम से आइडिया हो रहा है, डेट वर्सेस एक्विटी। तो इससे हमें आइडिया का होगा जी टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी इनटू 100। अब ये रेशियो बताती है आपको कि हमें कंपेयर करना है किसको? टोटल लाइबिलिटीज़ को और कॉमन स्टॉक इक्विटी को। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर आता है जी 40%। इसका मतलब होगा कि जी 40% की लाइबिलिटीज़ होंगे, 60% कॉमन स्टॉक होगा। तो हमें बेसिकली यहाँ से फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो खैर मैं नहीं कहूँगी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग का आइडिया होगा कि कंपनी किस पे ज़्यादा रिलाई कर रही है फंड्स क्रिएट करने के लिए। क्या वो ज़्यादा लाइबिलिटीज़ पे रिलाई कर रही है या वो कॉमन स्टॉक इक्विटी पे रिलाई कर रही है। और अगेन ये कॉमन स्टॉक इक्विटी की बात कर रही हूँ, मैं प्रेफर्ड स्टॉक शामिल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कॉमन स्टॉक इक्विटी है। ठीक, तो अगर 40% ये है तो फिर 60% कॉमन स्टॉक होगा या वट एवर द रेट इज़, क्योंकि अदरवाइज तो प्रेफर्ड स्टॉक्स तो ना होने के बराबर ही होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 40% आप डेट से फंड्स क्रिएट कर रहे हैं और 60% आप स्टॉक से कर रहे हैं। मैंने बहुत शुरू में बात कही थी अभी कि जब भी कंपनी डेट या स्टॉक इशू करती है तो एक मार्केट में एक उसका एक इम्प्रेशन जाता है। और इम्प्रेशन क्या होता है मैं उस पर आती हूँ। इस केस में मैंने ये देखा, मुझे क्या लगा कि 40% यानी कि ये लोग डेट पे कम रिलाई कर रहे हैं और स्टॉक पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं फंड्स के लिए।
अच्छा, अब लेट्स से मैं एक स्टॉक होल्डर हूँ, नहीं मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे इन्वेस्ट करने का शायद एक सोच रही हूँ कि इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ। जब मैंने ये रेशो देखी तो मुझे क्या आइडिया हुआ है कि ये लोग डेट्स पे नहीं जा रहे, स्टॉक्स पे जा रहे हैं। कंपनी जब भी डेट इशू करती है ना, लाइक बॉन्ड इशू करती है, डेट के ज़रिए फंड्स इकट्ठे करती है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज आता है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। उसकी वजह क्या है, कंपनी को हर हाल में इंटरेस्ट पे करना होता है डेट्स के ऊपर, तो इसका मतलब है कि रिस्क ज़्यादा हो जाता है। उस रिस्क को ना अकाउंटिंग की या फाइनेंस की ज़ुबान में लेवरेज कहते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज। तो अगर एक कंपनी डेट इशू कब करेगी, जब उन्हें मालूम है कि वो फाइनेंशियल लेवरेज मीट कर सकते हैं, जब वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। अगर एक कंपनी स्ट्रांग नहीं होगी, उन्हें मालूम है कि पता नहीं क्या बने क्या ना बने, इंटरेस्ट पे ही ना कर सकें, तो वो क्या करेंगे कि चलो जी हम स्टॉक इशू कर देते हैं, ताकि उस पर कौन सा हमें कोई कंपल्शन है डिविडेंड पे करने की। तो अगर कंपनी डेट के ज़रिए फंड्स इकट्ठे करने का डिसीजन लेती है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स कि येस, company can meet their upcoming financial cost, that is why they are gonna issue bonds। और अगर एक कंपनी स्टॉक्स इशू करने का डिसीजन लेती है, तो मार्केट में एक नेगेटिव सिग्नल आता है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग नहीं है, उनको नज़र आ रहा है कि वो आने वाले इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तो बेयर नहीं कर सकते, तो वो इसीलिए सेफ एंड सिक्योर वे में जा रहे हैं टुवर्ड स्टॉक्स, कि जहाँ पर डिविडेंड देना कोई कंपलसरी तो नहीं होता ना। तो इस तरीके से हम यहाँ ये जज कर पा रहे हैं कि कितना डेट है, कितना स्टॉक है। यानी कि इस केस में इन्होंने ज़्यादा स्टॉक इशू किए हुए हैं, दैट मीन्स कि ये ज़्यादा स्टॉक्स पर रिलाई कर रहे हैं और कम लाइबिलिटीज़ पर रिलाई कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फंड्स। तो ज़्यादा स्टॉक्स का मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक मतलब नहीं आता उसका, कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं, और कम लाइबिलिटी से ये मतलब होता है। अगर इसका आंसर लेट से आता जी 70-30, इसका मतलब ये था कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि उन्हें मालूम है कि वो अपनी डेट्स की जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है उसे पे कर सकते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा लाइबिलिटीज़ पर रिलाई कर रहे हैं कंपेयर टू इक्विटी। तो हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, लो रेशो का मतलब है लो फाइनेंशियल लेवरेज टू पे ऑफ द डेट्स। मैंने बताया ना कि अगर ये रेशो लो थी, 40% है, इसका मतलब 40% लाइबिलिटी है, 60% इक्विटी है, तो आप रिस्क नहीं ले रहे, लो रिस्क है, और आप डेट्स का जो इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो पे नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये था। हाई का मतलब है हाई फाइनेंशियल लेवरेज, कि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं और कंपनी कैन पे ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस। तो ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये हम इससे ये इंप्रेशन लेते हैं इनके आंसर्स और रिजल्ट से। उसके बाद है जी इंटरेस्ट अर्न रेशियो, लोग इसे कहते हैं टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो, और इसको डेट सर्विस रेशियो भी कहते हैं। आपने सुना होगा जी कि जैसे घर घर में गाड़ियाँ मोटर बाइक्स होती हैं, तो उनकी सर्विसिंग रिक्वायर्ड होती है आफ्टर एवरी मंथ और सो। इसी तरह से जो कर्ज़ा है ना, उसकी भी सर्विसिंग रिक्वायर्ड होती है। और डेट की सर्विसिंग क्या होती है कि जो आपने कर्ज़ा प्रिंसिपल लिया है ना उधार, आप उस पर इंटरेस्ट को टाइमली पे ऑफ करते रहें, दैट इज़ डेट सर्विसिंग। तो जो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो है वो बताती यही है कि हम कंपेयर करते हैं EBIT को और इंटरेस्ट को। अगर आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट अगर याद हो, तो जब आता है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद हम क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आता है EBT। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट कहाँ से पे होना होता है, EBIT से, ऐसे ही है ना। तो दैट मीन्स अगर मुझे जानना है कि कंपनी इंटरेस्ट पे ऑफ कर पा रही है कि नहीं, तो कहाँ से पे करना है, उन्होंने EBIT से पे करना है। इसीलिए हम कंपेयर कर रहे हैं कि EBIT और इंटरेस्ट आपस में कंपेरेबल हैं कि नहीं है। तो अच्छा जी, अब इसका आंसर अगर लाइक 3 to 5 टाइम्स है तो इट्स गुड। इसका मतलब है कि जी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट का पे कर पा रही है। यानी कि 3 to 5 का मतलब ये होगा कि जी EBIT 3 टाइम्स ज़्यादा है इंटरेस्ट से, 5 टाइम्स ज़्यादा है इंटरेस्ट से। अगर ये ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा ना, अगर ये ज़्यादा नहीं होगी तो इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पा रहे हो, और तो इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है हाल में।
अगर इसका आंसर लेस देन 1 आता है इसका मतलब है कि EBIT इज़ नॉट सफिशेंट इनफ टू पे इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहे। तो अक्सर औकात डेट सर्विस रेशो के लिए हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं EBIT और इंटरेस्ट को। और जहाँ तक बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, तो आई मस्ट ऐड वन थिंग इनटू इट कि हमारे यहाँ डेट सर्विसिंग बहुत पुअर है। ये आज इस गवर्नमेंट की बात ही मैं कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ, लाइक बहुत सालों से चल रहा है। हम कर्ज़े लिए जाते हैं और हम डेट सर्विसिंग ही नहीं कर पाते। डेट सर्विस का मतलब सिर्फ ये है कि इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं कि नहीं, फाइनेंशियल कॉस्ट की बात कर रही हूँ मैं, प्रिंसिपल की रीपेमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ। बाज़ जब आप लोन लेते हो तो आपको पता है ना कि आपको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को भी पे करना पड़ता है, ऐसे ही है ना। तो ये जो रेशियो सिर्फ बता रही है कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये तो कंपल्शन है और ये भी देना है। तो हम लोग ये ही नहीं दे पा रहे एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये तो दूर की बात होती है ना। तो ये मसला है कि हमारे डेट सर्विसिंग नहीं हो पाती है, तो हमारे इंटरेस्ट ऐड हो रहे होते हैं क्यूमुलेटिव फिगर की वजह से, और फिर प्रिंसिपल्स भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। हम कहते हैं ना हमारे कर्जे बढ़ गए, कर्जे बढ़ने एक वजह ये भी है कि तुम ले तो रहे हैं और वो तो ले रहे हैं, उसमें बात नहीं है। प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड लोन्स हैं हम उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे टाइमली, हम इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं कर पा रहे। जब इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो वो इंटरेस्ट जो है वो ऐड होके क्यूमुलेटिव फिगर बन जाती हैं और फिर उसके बाद वो चीज़ें ट्रिगर आउट हो जाती हैं। अच्छा जी, इसके अंदर लास्ट रेशो है फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशो। अब फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशो का मतलब कि ये उसी से निकली हुई है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो से। यहाँ से हमें देखना है कि हम जितनी भी फिक्स्ड पेमेंट्स करने वाली हैं क्या वो पे करने काबिल हैं कि नहीं हैं, ठीक है। इट मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ ऑल इट्स फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिगेशंस। आप कंपेयर ना करना है आपको कि आपने क्या पे करना है, ठीक। अब फिक्स्ड जो है ना पेमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, उसमें लीज हो सकती है, इंटरेस्ट उसकी बात ऑलरेडी भी की है, प्रिंसिपल ही पे करना होता है, और प्लस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड। यानी कि ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने हर हाल में पे ऑफ करना है। अब लेंगे तो EBIT यहाँ से, ठीक है। अगर आप रिकॉल करें ना इनकम स्टेटमेंट को, तो हम लोग क्या करते होते हैं, लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट आया तो लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे है ना। और यहीं पे हम लेस कर देते हैं इसी के अंदर ही लीज वगैरह को भी, और फिर EBIT आ जाती है, ठीक। अब अगर मुझे ये देखना है क्या मैं लीज एक्सपेंस बियर कर पा रही हूँ कि नहीं, तो फिर मुझे पहले EBIT में लीज को ऐड करना पड़ेगा। इसमें नहीं आता है ना भी आपको कि मैंने देखना है कि मैं इंटरेस्ट पे कर पा रही हूँ कि नहीं, तो मुझे अपनी EBIT से देखना पड़ेगा कि हाँ क्या है, क्योंकि EBIT के फौरी बाद हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर EBIT ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वेरी गुड, अगर EBIT कम है इंटरेस्ट है तो अच्छा सिम्टम नहीं है। इसी तरह से हम देखना है मैं लीज़ पे कर पा रही हूँ कि नहीं, तो लीज़ तो यहाँ कहीं आप लिख देते हो पहले ही। तो EBIT जब निकालते हैं तो लीज़ पे ऑफ करने के बाद निकालते हैं। तो अगर मुझे ये देखना है कि भी मैं लीज़ पे करने की मेरी पोजीशन है कि नहीं, तो पहले मुझे EBIT में लीज़ को ऐड करना पड़ेगा, ये EBIT प्लस लीज़ पेमेंट्स, और डिवाइडेड बाय उन तमाम फिक्स पेमेंट्स को लिखो जो कि पे होनी थी, जैसे कि इंटरेस्ट है, लीज़ पेमेंट है, फिर प्रिंसिपल पेमेंट और प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड। अब इन दोनों का मसला ये है कि कब पे होती हैं। आपने यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया तो EBT होता है, टैक्स पे किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाता है, राइट। देन आप पे करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड और प्रिंसिपल जो पे करना है आपने। तो सवाल ये आता है कि जो आपका ये वाली आइटम्स है ना, ये जो इंटरेस्ट है, लीज है, ये आपने कब निकाली थी, अभी टैक्स पे नहीं किया था, पहले ही माइनस कर दिया था। इन्हें कब निकाल रहे हो, टैक्स पे करने के बाद। तो हमें पहले इसको, ये जो आफ्टर टैक्स फिगर्स हैं, पहले हमें बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। किसको, प्रिंसिपल प्लस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कन्वर्जन ऑफ आफ्टर टैक्स टू बिफोर टैक्स, ये जो 2 आइटम्स हैं ये बिफोर टैक्स होती हैं, लीज और इंटरेस्ट, क्योंकि टैक्स इन दोनों को माइनस करने के बाद निकलता है, जबकि इन दोनों आइटम्स के मामले में हम टैक्स पे कर चुके होते हैं फिर निकालते हैं। तो इसलिए इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए 2 आइटम्स बिफोर टैक्स हैं, 2 आइटम्स आफ्टर टैक्स हैं, तो पहले हम ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो हम इन दोनों को पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉर्ट इट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब अगेन इसका भी वही बात है कि द हायर द बेटर।
जितनी आपका आंसर अच्छा है, इसका मतलब ये है जितनी आपके पास EVIT और ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि यू कैन मीट अप योर फिक्स्ड पेमेंट्स। और अगर आपका आंसर लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि आपकी अर्निंग्स कम है और आपके फिक्स्ड पेमेंट्स एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, आप उनको मीट नहीं कर पा रहे। फिर एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, राइट।